कुछ स्मरणीय बातों को हम यहाँ देखेंगे। अंक को निग्रहित कहा जाता है, ये हमने पूर्व में ही कहा था। निग्रहित का मतलब है अनुस्वार, यानी शब्द पर अनुस्वार लगाया जाता है, ऐसा बिंदु लगाया जाता है जिसको मराठी में टिम्ब कहते हैं, तो इसे ही निग्रहित कहना चाहिए। हम इसे जब भी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम उसे क्या कहेंगे, निग्रहित कहेंगे। ये हमेशा याद रखिए, ये पाली भाषा की अपनी मौलिकता है, तो इसे निग्रहित कहना है। जैसे बुद्धंग, तो बुद्धंग में अंत में क्या लगा है, ये बिंदु लगा है, तो इसको अनुस्वार को क्या कहेंगे, निग्रहित। तो बुद्धंग में अंग क्या है, निग्रहित है। इसी तरह से पाली में म और हलंत जो है ये इस तरह का प्रयोग नहीं किया जाता, म और हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता। वस्तुतः पाली में हलंत होता ही नहीं है, हलंत का प्रयोग पाली में नहीं होता है, यानी व्यंजन वर्ण हलंत नहीं होते हैं। न पद के अंत में स्थित निग्रहित म ही लिखा जाता है, म की तरह नहीं लिखा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग ये जैसे पाली में बुद्धं शरणं गच्छामि ऐसा लिखा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि इस तरह का भी लिखना लेखन करते हैं। यह अशुद्ध है, क्योंकि म और हलंत होता ही नहीं, म के साथ हलंत पाली में नहीं है, तो बुद्धं इस तरह से लिखना है। इसी तरह से शरणं इस तरह से लिखना है, ये दंत्य सकार होगा, ये वाला श नहीं है हमारे यहाँ पर, केवल एक ही स है। और गच्छामि तो ये अशुद्ध है, पाली में म और हलंत कभी भी नहीं लिखना। तो इसको आप याद रखिए। बहुत सारे लोग जो है शादी की पत्रिकाओं में बहुत जगह कार्ड वगैरह में इस तरह से लिख देते हैं, तो वो उनसे बचना चाहिए। पाली की अपनी मौलिकता है, उस मौलिकता को बरकरार रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से पाली भाषा में श और श का प्रयोग नहीं होता है, अभी हमने बताया। इनके स्थान पर केवल ये स का प्रयोग करना है। जैसे राकेश लिखा है तो राकेशो ऐसा लिखेंगे स। पाली में री भी नहीं होता। जैसे कि इस ऋषि पतन है या ऋषि है तो इसको इसी हम कहते हैं, री नहीं होता। ऋतु को इतु कहा जाए, उतु कहा जाता है, उतु। इसी तरह से पाली भाषा में विसर्ग भी नहीं होता है, विसर्ग नहीं होता। अतः किसी भी शब्द में विसर्ग को नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग अत्त दीपो भव, इसमें अत्तः दीपो भवः ऐसा लिख देते हैं। ऐसा विसर्ग लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि विसर्ग पाली में नहीं है, तो इसको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से इसमें अ तथा औ भी नहीं होता है। ऐ की जगह ए और औ की जगह ओ का प्रयोग किया जाता है। ऐ और औ भी नहीं होता। हमने केवल 8 ही स्वरों को पढ़ा है, तो 8 ही स्वर होते हैं, ऐ और औ नहीं होता है। इसमें छ त्र ज्ञ का प्रयोग भी नहीं होता है। छ के स्थान पर ख प्रायः होता है। जैसे सक्षम का सक्षम इस तरह से हो सकता है। त्र के स्थान पर त, अत्र का अत्त। इसी तरह से ज्ञ के स्थान पर य का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ मोटी मोटी बातें, इन बातों को ही आप जानते हैं, जान लेंगे। इतनी ही बातें आप अगर याद रख लेते हैं तो पाली की बहुत सारी जो स्वर परिवर्तन है उनके नियमों को, व्यंजन परिवर्तन के नियमों को आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। और पाली में जो थोड़ा बहुत प्रयोग होता है उस प्रयोग को भी आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो ये बहुत ही सरल विषय है। इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। इनको आप चाहे स्क्रीनशॉट करके लेकर अपने पास सुरक्षित रख लीजिए या लिख लीजिए, तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह से पाली में विसर्ग और रेफ नहीं होते हैं। रेफ का कहीं कहीं लोप होता है और कहीं कहीं वह र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सूर्य है तो सूर्यो, आर्य है तो अर्यो, कार्य है तो करियंग, इस तरह से ये परिवर्तन हो जाता है। सूर्य का सूर्यो, आर्य है तो अर्यो, कार्य है तो करियो, करियंग, इस तरह से परिवर्तन हो जाता है। कहीं कहीं जैसे कर्म है तो कम हो जाता है, धर्म है तो धम्म हो जाता है। तो इनके विषय में हम आगे कक्षाओं में और भी विस्तार से जानेंगे। इस समय तो आप ये मोटा मोटी बातें इनको इस रूप में जानिए। कहीं कहीं र का लोप भी होता है, जैसे प्रकाश लिखा है तो प्रकाशो, परिश्रम है तो परिश्रमो, इस तरह के परिवर्तन भी
हो जाते हैं। जो नीचे लगा हुआ र होता है उसमें प्रकाश, तो उसको पकाशो, या परिश्रम है तो परिश्रमो, इस तरह से परिवर्तन इसमें हो जाता है। ये हमें इतनी बातें अगर हम याद रखते हैं तो बहुत सारी जो है पाली के शब्दों को बनाने में हमें मदद मिलेगी। कल आपने बहुत सारे नए नए शब्दों का प्रयोग देखा है, तो उसमें थोड़े थोड़े परिवर्तन हुआ था। जैसे शिक्षक हम हिंदी में बोलते तो शिक्षक को आपने देखा था कल। तो इस तरह से कुछ नियमों को हमें याद करना है, समझ लेना है, इससे पाली बहुत सरल हो जाएगी।